हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल एग्जाम दृष्टि में। दोस्तों, मैं संध्या मिश्रा आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल एग्जाम दृष्टि में। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिगमंड फ्रायड का। दोस्तों, सिगमंड फ्रायड ने जो अपनी थ्योरी दी थी उसे मनोविश्लेषण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। साइको एनालिटिकल थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी फ्रायड ने दी थी दोस्तों। और फ्रायड ने जो है ये सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविश्लेषण की सिद्धांत की बात कही थी। इसलिए दोस्तों सिगमंड फ्रायड को साइको एनालिटिकल थ्योरी यानी मनोविश्लेषण सिद्धांत के जन्मदाता भी कहा जाता है। गाइस, इन्होंने फ्रायड ने ये माना कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो इड, ईगो और सुपर ईगो जो होता है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में इड, ईगो, सुपर ईगो की महत्वपूर्ण यानी कि अहम भूमिका होती है। किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसमें इड, ईगो और सुपर ईगो अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में इड, ईगो और सुपर ईगो तीनों बहुत अच्छे से सामंजस्य बैठा के कार्य करते हैं तो उस व्यक्ति वह जो व्यक्ति होता है वो हर जगह पे समायोजित हो पाता है। और वही दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसमें इड, ईगो और सुपर ईगो तीनों बैलेंस होकर काम नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति ना अपने पर्सनल लाइफ में और ना ही वो सामाजिक जीवन में सामंजस्य बैठा पाता है। तो दोस्तों, जो इड, ईगो, सुपर ईगो जो कॉन्सेप्ट दिया है फ्रायड ने वो क्या है उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो जो इड की बात की थी आपके सिगमंड फ्रायड ने, उन्होंने इड को बताया कि जो इड होता है ये बच्चों में जन्मजात होता है, यानी कि जब एक बच्चा बोर्न होता है तो इड जो होता है उसमें जन्मजात होता है। इसमें मुख्य रूप से यानी कि ईड में बच्चा मुख्य रूप से व्यक्ति की मूल वासनाएं, उसकी प्रवृत्तियां तथा दमित इच्छाएं आ जाती हैं। वह बच्चा जो होता है वह किसी भी तरह का तनाव तथा बिना किसी बाधा के इंतजार के तत्काल सुख व संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। दोस्तों, जो इड होता है, इड यानी जो होता है वो बच्चे में जन्मजात होता है। बच्चा जब बोर्न होता है तो इड उसमें जन्मजात होता है। अब आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, अगर वो किसी चीज के लिए जिद कर ले तो केवल उन्हें वो चीज चाहिए, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि वो चीज अवेलेबल है या नहीं है, या उसे उनके और भाई बहनों को भी चाहिए, उससे उनको कुछ मतलब नहीं है। केवल सेल्फ के बारे में ही सोचते हैं। तो जो इड होता है वो केवल सेल्फ के बारे में सोचता है, वो आत्म संतुष्टि ही चाहता है कुल मिला के कि उसको कैसे उस चीज से वो संतुष्ट हो, केवल खुद के बारे में सोचता है, सेल्फ के बारे में सोचता है। तो वहां दोस्तों क्या होता है, वहां इड होगा। और आपने देखा भी होगा बच्चे किसी चीज के लिए अगर जिद करने लगते हैं तो उन्हें वो चीज चाहिए ही चाहिए, केवल वो खुद के बारे में सोचते हैं। बच्चे में जो है मूल वासनाएं, प्रवृत्तियां तथा दमित इच्छाएं वो जो है उनके जन्मजात ही उनमें विद्यमान होती हैं। बच्चा किसी भी तरह का तनाव नहीं सह सकता, यानी कि जब इड होता है तो उसमें जो व्यक्ति होता है वो किसी भी तरीके का तनाव नहीं सह सकता तथा बिना किसी बाधा या इंतजार के तत्काल आनंद, सुख व संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। यानी कि वो अपने कार्य की पूर्ति में यानी जो भी उसकी इच्छाएं हैं उसमें वो कोई भी बाधा, कोई भी बैरियर नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि उसकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति तत्काल और तत्काल हो, कैसे भी हो। ठीक है गाइस, इसमें उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता है, केवल वो अपने ही आनंद को मानता है। यानी कि उसे इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। केवल अपना ही बारे में सोचता है। तो वहां पे दोस्तों क्या होता है, वहां पे इड होता है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि इड जो होता है वो बच्चे में जन्मजात होता है, किसी भी व्यक्ति में इड जन्मजात होता है। और इड जहां होता है वहां पे व्यक्ति केवल सेल्फ के बारे में सोचता है, सेल्फ संतुष्टि के बारे में सोचता है, सेल्फ के ही बारे में सोचता है। तो वहां पे इड होता है। और दोस्तों, उन्होंने सेकंड जो बात बताई वो ईगो बताई। और इन्होंने ये बताया कि अहम वास्तविकता से संबंध रखता है, यानी अहम जो होता है वो रियलिटी पे बेस्ड होता है। वह व्यक्ति को वास्तविक परिस्थितियों से तालमेल बैठाने के लिए प्रेरित करता है कि अगर कोई भी परिस्थितियां हैं उसके साथ व्यक्ति किस प्रकार से तालमेल बैठा सकता है। तो वहां पे गाइस
गाइस क्या होता है, वहां पे ईगो होता है। व्यक्ति में जब ईगो होता है तो वो किसी भी परिस्थिति में तालमेल सामंजस्य अच्छे से बैठा सकता है। अब यहाँ पे वो वाला ईगो आप मत समझिएगा कि जो आप नॉर्मली समझते हैं कि ईगो हर्ट हो गया या ईगो है इस व्यक्ति में, वो वाला ईगो यहाँ पे आप बिल्कुल मत समझिएगा। यहाँ पे हम अपने पॉइंट के जो भी हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो ईगो होता है वो रियलिटी पे बेस्ड होता है और व्यक्ति को वास्तविक परिस्थितियों से तालमेल बैठाने के लिए प्रेरित करता है या इड और सुपर ईगो के बीच सामंजस्य बैठाता है। यानी कि जो इड होता है, इड गाइस क्या होता है, जहाँ पे आदमी खुद की ही संतुष्टि की बात करे, सेल्फ की बात करे, वहां पे इड होता है। और सुपर ईगो कहाँ पे होता है, क्योंकि अभी हम ईगो देख रहे थे, थोड़ा सा मैं आपको सुपर ईगो बता दूं। सुपर ईगो वहां पे होता है जहाँ पे व्यक्ति जो है कि अब उसको क्या अच्छा है क्या बुरा है, जहाँ पे वहां वो उसको बोध होता है, वहां पे दोस्तों सुपर ईगो होता है। तो जो ईगो होता है, ईगो इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस का काम करता है और इसीलिए ही ईगो को पुल की संज्ञा भी दी गई है। पुल क्या होता है दोस्तों, जो दो चीजों के बीच में, जब दो चीजों के बीच में कैसे बैलेंस किया जा सकता है, जो उसकी बात करता है वो क्या होता है, पुल। यानी एक इधर रास्ता है एक इधर रास्ता, बीच से पुल हमने बना दिया तो क्या होता है कि दोनों चीजों को किस तरीके से कनेक्ट किया जा सके। सेम यही होता है हमारी पर्सनालिटी में, हमारे व्यक्तित्व में ईगो का रोल। ईगो जो होता है इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस्ड का काम करता है, इसलिए जो ईगो है इसको पुल की संज्ञा दी गई है। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका कई बार आपके कंपटीशन में क्वेश्चन बन गया है कि किसको पुल की संज्ञा दी गई है, इड को, ईगो को, सुपर ईगो को। इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से रट लीजिएगा कि ईगो को पुल की संज्ञा दी गई है। और इसी के लिए दूसरा क्वेश्चन भी एग्जाम में बना है कि किसको मन का शासक कहा गया है। गाइस ईगो को मन का शासक भी कहा गया। तो ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं ईगो के बारे में जिसके कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। एक पुल की संज्ञा किसे दी गई है और दूसरा कि किसे जो है मन का शासक कहा गया। इसको एज इट इज ही आप लर्न कर लीजिएगा। ईगो इसमें जो है ईगो होगा कि ईगो को पुल की संज्ञा और मन का शासक भी कहा गया है। यानी कि जहां पे ईगो होगा व्यक्ति को वास्तविकता का जहां पे संबंध होगा वहां पे ईगो होगा। अब गाइस हम बात करते हैं सुपर ईगो की। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत साइको एनालिटिकल थ्योरी में सिगमंड फ्रायड ने जो सुपर ईगो परा अहम की बात की, उन्होंने ये बताया कि जो परा अहम वह शक्ति होती है जो व्यक्ति को सामाजिक बनाए रखती है। यानी कि जो व्यक्ति होता है जब वो सोशल होता है, यानी कि सोशल का मतलब वो अपने समाज से कैसे कनेक्ट हो पा रहा है, कैसे अपनी जो है सम्मान की बात करता है, अपनी प्रतिष्ठा की बात करता है, तो वहां पे उसे सुपर ईगो की बात हो जाती है। गाइस इसके द्वारा यानी कि सुपर ईगो के द्वारा ही व्यक्ति में पछतावे की भावना आती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई भी गलत काम कर लेता है और उसे ये रियलाइज होता है कि मैंने इसे गलत कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, यानी कि वहां पे सुपर ईगो आ गया। यानी कि जहां पे हमारे द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा हमें पछतावा हो तो वहां पे गाइस क्या होता है, वहां पे सुपर ईगो होता है। इसे ही हम आत्मा की आवाज कहते हैं। आत्मा की आवाज किसे कहते हैं, सुपर ईगो। यानी कि हमने कोई गलत काम किया और हमें अचानक से रियलाइज हुआ कि ये हमने गलत किया। तो हम कहते नहीं कह रहे हमारी आत्मा से आवाज आ रही है, हमारा मन कह रहा है, हमारी आत्मा कह रही है कि ये हमसे गलती हो गई। तो जो आत्मा की आवाज होती है दोस्तों वो क्या होती है, वो सुपर ईगो होता है। इसे बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा कि आत्मा की आवाज किसे कहा गया है और पुल की संज्ञा या फिर मन का शासक किसे कहा गया है। तो आत्मा की आवाज गाइस किसे कहा गया है, सुपर ईगो को कहा गया है। यह सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। जब किसी व्यक्ति में सुपर ईगो बहुत अधिक होता है तो जैसे देश प्रेम, देश के लिए शहीद हो जाना, देश के लिए बलिदान दे देना, किसी दूसरे के हित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना, ये सारी जो भावना व्यक्ति में आती है दोस्तों, ये सारी भावना व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुपर ईगो से ही आती है। अगर व्यक्ति में केवल ईड है, ईड जहां पे होगा वहां पे वो केवल खुद की ही संतुष्टि की बात सोचेगा, यानी कि ईड है। ईगो है तो ईगो जो है दोनों में तालमेल बैठाता है,
वहां पे ईगो है। और जहां पे व्यक्ति को ये आभास हो जाता है, ये बोध हो जाता है कि जो मैंने काम किया वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था, वहां पे दोस्तों क्या होता है, वहां पे सुपर ईगो हो जाता है। ठीक है गाइस, तो आपको मुझे लग रहा है कि आपको शायद समझ में आ रहा है, और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप इसे किसी और भी चीजों से कोरिलेट करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक लड़का लड़की है, अब उन्हें कुछ दुनिया का पता नहीं है, बस उन्हें केवल ये समझ में आ रहा है कि हमें कैसे भी करके इसी के साथ रहना, इसी के साथ शादी करनी, इसी के साथ हमें भाग जाना है, जो भी चीजें। तो यहाँ पे गाइस क्या होता है, उन्हें केवल खुद के बारे में उन्हें समझ में आ रहा है, केवल वो सेल्फ की संतुष्टि चाह रहे हैं, खुद का जो उनका मन है वो वही करना चाह रहे हैं। तो वहां पे उनका क्या मजबूत हो रहा है दोस्तों, वहां पे उनके ईड़ की जो भावना है वो उनमें बहुत ज्यादा हो गई है, केवल वो सेल्फ के बारे में ही सोच रहे हैं। अगर जहाँ पे केवल और केवल सेल्फ के बारे में सोचा जाए दोस्तों, वहां पे क्या होगा, ईड होगा। और जहाँ पे वास्तविकता से संबंध रखा जाए कि व्यक्ति जो है वास्तविक परिस्थितियों से तालमेल जहाँ पे बैठा पाए, वहां पे क्या होगा दोस्तों, वहां पे ईगो हो जाए। और जहां पे हमें ये रियलाइज हो जाए कि हमने जो किया, एक स्थिति आती है कि हमें अपने अच्छे कार्यों या बुरे कार्यों के प्रति भी हम समझ पाते हैं कि नहीं, हमारे द्वारा जो भी उठाया गया कदम था वो हमने बहुत गलत किया, वो हमें नहीं उठाना चाहिए था, उस समय हमने गलती कर दी। या एक समय के बाद आपने देखा होगा कि हमारे मन में भी ये पछतावे की भावना आती है कि उस समय हमने गलती कर दी, हमें ये नहीं करना चाहिए था, और हमारे इस गलत काम से कितनी ज्यादा हमारी बेइज्जती हुई है, समाज में कितनी हमारी प्रतिष्ठा की हानि हुई है, कितना कुछ हमें सुनना पड़ा। यानी कि जो भी चीजें आप रियलाइज कर रहे हैं कि आपने जो गलती की, अगर ऐसी भावना हमारे मन में आए तो मतलब कि हमारा जो सुपर ईगो था वहां पे सुपर ईगो बहुत अधिक आ गया, हमें अपनी गलती का पछतावा हुआ, एहसास हुआ। तो वहां पे गाइस सुपर ईगो है। तो आप समझ गए होंगे कि ईड़, ईगो और सुपर ईगो क्या है। जो ईगो है वो दोनों के बीच में बैलेंस का काम करता है, इसीलिए इसे मन का शासक कहा गया है। दोस्तों मुझे लग रहा है कि ईड, ईगो, सुपर ईगो का आपका ये कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मनोविश्लेषण सिद्धांत में, साइको एनालिटिकल थ्योरी में जो सिगमंड फ्रायड ने उन्होंने ये बताया था कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व दो चीजों पे बहुत फोकस करता है। एक आपका ईड, ईगो, सुपर ईगो की बात की थी, और दूसरा उन्होंने कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस मन की भी बात की थी। तो गाइस जो है इसके आगे हम ये देखते हैं कि कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या था। फ्रायड ने जो अपने साइको एनालिटिकल थ्योरी में जो फ्रायड ने बताया कि सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और, तो गाइस जो है फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत में कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस मन की भी बात की थी। गाइस इन्होंने, फ्रायड ने ये बताया कि जो है, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है उसमें ईड, ईगो, सुपर ईगो के साथ साथ जो है मन में इन्होंने बताया, मन की भी बात की, और मन के बारे में इन्होंने ये बताया कि जो हमारा मन होता है वो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, इन्होंने 3 टाइप बताई। तो इन्होंने अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस क्या था उसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। तो इन्होंने जो बताया, उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति का मन होता है, मन की अवस्था के बारे में इन्होंने बताया। मन की अवस्था का संबंध जो है, तो इसके लिए गाइस हम एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं। ये है आपका डायग्राम। इन्होंने मन की 3 अवस्था बताई, मन की 3 अवस्था बताई। वो 3 अवस्था कौन सी बताई इन्होंने, इस तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो मन की 3 अवस्था बताई, ये इन्होंने बताया चेतन मन। इन्होंने ये बताया चेतन मन। चेतन मन को क्या कहा जाता है, कॉन्शियस, कॉन्शियस। इन्होंने ये बताया कॉन्शियस मन। फिर इन्होंने दूसरा बताया अचेतन, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। कॉन्शियस, इन्होंने बताया कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और फिर इन्होंने बताया अर्धचेतन, अर्ध
चेतन। इन्होंने बताया मन की 3 अवस्थाएं बताई, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। इन्होंने ये बताया, इन्होंने मन की जो तुलना की, इन्होंने गाइस मन की तुलना बर्फ के टुकड़े से की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा कि फ्राइड ने मन की तुलना किससे की। या फिर कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किस जो है मनोवैज्ञानिक ने मन की तुलना बर्फ से की, तो ये भी बन जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। फ्राइड ने अपनी थ्योरी में इसका जिक्र किया था। दूसरी चीज ये भी बन जाता है क्वेश्चन कि फ्राइड ने मन की तुलना किसने की, तो इन्होंने मन की तुलना बर्फ के टुकड़े से की। इन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से बर्फ होता है, जब उसे आप पानी में डालते हैं तो बर्फ का कुछ हिस्सा, बर्फ जो होती है वो पानी में तैरने लगती है, तो उसका कुछ हिस्सा ऊपर दिखाई देता है और जो जितना हिस्सा दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा हिस्सा पानी में डूब जाता है। तो गाइस फ्राइड ने ये बताया अपनी थ्योरी में कि बर्फ का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, यानी कि वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। और जो बर्फ का हिस्सा पानी में डूब जाता है उसको उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड बताया। दोस्तों उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने चेतन मन की जो बताया कि ये किस पे स्टैक करता है, ये ईड पे स्टैक करता है। यानी कि जो आपका ईड होता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का ईड होता है, उसे उन्होंने चेतन मन में बताया कि जो चीजें ईड में होती हैं सेम वही व्यक्ति के चेतन मन में होती हैं। तो चेतन मन के बारे में इन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये बताया कि जो चेतन मन होता है वो हमेशा चेतन की अवस्था में रहता है, यानी कि वो हमेशा जागृत अवस्था में रहता है। जैसे दोस्तों परीक्षा भवन में, एग्जामिनेशन हॉल में आप एग्जाम दे रहे हैं और क्या होता है, आपको तुरंत के तुरंत आंसर याद आ रहे हैं, यानी कि आपका माइंड बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, यानी कि आपका मन जो है वो चेतन अवस्था में है, वो कॉन्शियस है इस टाइम, इसलिए आपको चीजें याद है। तो इन्होंने बताया कि जब आपका मन बहुत ज्यादा सक्रिय है, आपका मन कॉन्शियस है, तभी आपको चीजें याद होती हैं। तो इन्होंने ईड जो है उनका, जो आपने पढ़ा ईड, ईगो, सुपर ईगो का जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो ईड है, ईड किस में आता है फ्राइड के अकॉर्डिंग, कॉन्शियस मन में आता है। कॉन्शियस मन में ही व्यक्ति की सारी इच्छाएं होती हैं, सारी जो भी चीजें होती हैं व्यक्ति की, वो सब उसके कॉन्शियस माइंड यानी कि जो ईड होता है वो कॉन्शियस माइंड में आता है। सेकंड इन्होंने दोस्तों बात की अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन, जो व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं और जो पूरी नहीं हो पाती हैं वो क्या होती हैं, वो दोस्तों व्यक्ति के अचेतन मन में चली आती हैं। जैसे बर्फ का टुकड़ा होता है, उसका कुछ भाग तैर रहा है, दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हुआ, ईड हो गया, या कि उसको आप कॉन्शियस समझ ले सकते हैं। और जो भाग पानी में डूब गया, दिखाई नहीं दे रहा है, वो होता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड आपका वो होता है जहां पे आपकी कोई ऐसी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई है, वो आपके क्या होते, धीरे धीरे अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती, यानी कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो दमित इच्छाएं हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती हैं। फिर उन्होंने थर्ड बताया कि सब कॉन्शियस माइंड, अर्ध चेतन मन। अर्ध चेतन मन गाइस जैसे कि अपने आप नाम से ही दिख रहा है कि अर्ध चेतन यानी कि आधा चेतना की अवस्था में है, आधा जगा हुआ है, तो वो होता है गाइस अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो जैसे कि जो भी चीजें आपकी, एक तो हुआ कि आपकी चीजें तुरंत की तुरंत, जैसे परीक्षा भवन में आप एग्जाम में आंसर कर रहे हैं तो आपको चीजें याद है, वो हो गया आपका चेतन मन। और अर्ध चेतन मन क्या हो जाएगा कि अर्ध चेतन मन, जैसे आप मान लीजिए कि अपने फ्रेंड से काफी टाइम के बाद, आप 10 साल 12 साल बाद मिल रहे हैं और अपने फ्रेंड को आप देख रहे हैं और आपको याद आ रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। अब आपको एकदम से सडनली नहीं याद आ पा रहा है कि अब मैंने कहीं देखा, फिर आपको अचानक से याद आता है कि इसको तो मैंने वहां पे देखा था। तो ये क्या होगा गाइस, ये आपका अनकॉन्शियस यानी कि अर्ध चेतन मन होगा, यानी कि आपके माइंड में वो चीज है लेकिन आधा क्लियर है और आधी आपकी दबी हुई अवस्था में है। या यूं कहें कि कभी कभी बोलते हुए आपकी जीभ को लड़खड़ा जाना, वो भी आपकी अर्धचेतन मन में आ जाएगा। या कि कभी कभी अपने परिचितों का नाम, जैसे आपका फ्रेंड है, आपने उसे देखा, आप उसका नाम भूल गए हैं लेकिन बताने पे आपको याद आ गया, यानी कि आपके अर्ध चेतन मन में, आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज थी,
आप उसे बस थोड़ा सा बताने की जरूरत थी। यानी आपका मन था आधा चेतन की अवस्था में था, आधा अचेतन की अवस्था में था। और इन दोनों को जो बैलेंस का काम करता है गाइस, वो होता है अचेतन मन। यानी कि जो चेतन मन में जो चीजें होती हैं, जो आपकी इच्छाएं होती हैं और जो दमित हो जाती हैं, जो आप पूरी नहीं कर पाते हैं, वो एक जगह पे दब जाती हैं, वो आपकी आती हैं अचेतन मन में। ठीक उसी प्रकार से जैसे पानी का हिस्सा बर्फ के अंदर डूबा हुआ है, वो दिखाई नहीं दे रहा, वैसे ही आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपके मन में दबी हुई हैं, बाहर नहीं आ रही हैं, वो होती है अचेतन मन। और अर्ध चेतन यानी सब कॉन्शियस माइंड वो होता है जैसे कि आपका किसी अपने फ्रेंड को देख के भूल जाना और उसे याद दिलाने पे आपको आपका फ्रेंड का नाम याद आ जाना, या बोलते बोलते आपकी जबान जिह्वा अचानक से लड़खड़ा जाती है, तो वहां पे अर्धचेतन मन होता है। तो गाइस आपको शायद आज आपके इस वीडियो में आपको क्लियर हो पाया होगा कि फ्राइड की मन की अवस्थाएं, फ्राइड ने जो मन के बारे में जो अपने स्टेजेस बताई थी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके अपने आप कमेंट हमें कर सकते हैं। हमारे CDP की और भी वीडियोस देखने के लिए या फिर हिंदी की वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे और भी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू।